गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। न्यूज़ ये है कि अब हमारा एग्ज़ाम धीरे-धीरे करके एक-एक दिन करके करीब आ रहा है और जैसे-जैसे हमारा एग्ज़ाम करीब आ रहा है, वैसे-वैसे हमें कमर कसनी पड़ेगी। तो आज संडे है, आज आप लोग खुल के एन्जॉय कर लीजिए। कल से ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से आएगी। आपको एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएगा और मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा आपको कुछ उदाहरण भी दिए जाएँगे, जो आपके मेंस आंसर राइटिंग में यूज़ हो सकते हैं। तो दोस्तों आप आज आप लोग को जो भी करना है कर लीजिए, अच्छे से एन्जॉय कर लीजिए क्योंकि ऐसे ही होता है यार, एक-एक दिन करके निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि कब हमारा एग्ज़ाम आ गया है, तो वो हमें बहुत दिक्कत करता है। अब एक-एक दिन की इम्पोर्टेंस समझिए, धीरे-धीरे करके एक-एक दिन करके हमारा एग्ज़ाम करीब आता जा रहा है और अगर हमें 2024 में सक्सेस होना है, 2024 में प्री और मेंस निकालना है, तो भैया उसके लिए अभी से कमर कसनी पड़ेगी, उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। और देखिए आप ही में से एक बच्चे के द्वारा बोला गया था कि सर रिवीजन का क्या? पढ़ तो लेते हैं, तब तो सब याद रहता है लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद सब कुछ भूल जाता है। तो देखिए दोस्तों 1 तारीख से हो सकता है कि हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में रिवीजन भी करें। डेली बेसिस पे एमसीक्यू लाएँगे, चाहे वो सुबह में हो सकता है, चाहे वो शाम में हो सकता है। वो देखेंगे कि किस तरीके से उसको लेके चलना है, जैसा आप लोग कहेंगे। अगर आप लोग को ठीक लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि एमसीक्यू चाहिए कि नहीं, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस सीधा-सीधा। और फिर मैं कुछ और वर्क कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे रिवीजन किया जा सकता है, कैसे रिवीजन करवाया जा सकता है। तो दोस्तों आज संडे है, आज फुल एन्जॉय कर लीजिए जितना भी करना है, जैसे भी करना है। लेकिन कल से एक भी बच्चे को ये नहीं होना चाहिए कि यार कल से पढ़ाई करेंगे, परसों से पढ़ाई करेंगे, आज थोड़ा कम पढ़ाई करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि एक-एक दिन करके ऐसे ही बीत जाता है और फिर हमें एहसास भी नहीं होता है कि कब हमारा एग्ज़ाम हमारे सर पे आ गया है और तब बहुत ज़्यादा प्रेशर फ़ील होता है। अगर आज से हम धीरे-धीरे करके एक-एक चीज़ें क्लियर करते जाएँगे, तो एग्ज़ाम के टाइम पे हमें प्रेशर फ़ील नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है कि पाकिस्तानी मूल के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था लाभशंकर दुर्योधन माहेश्वरी। ये 1999 में गुजरात में आते हैं। तो यहाँ पे किस लिए आते हैं? ये अपनी पत्नी के प्रजनन उपचार यानी कि जो डिलीवरी से संबंधित चीज़ होती हैं, उसके लिए आते हैं कि यार मुझे इलाज करवाना है। और ये गुजरात में कहाँ, तो गुजरात के आनंद जिले के तारापुर शहर में पहुँचते हैं अपनी पत्नी के इलाज के लिए। अच्छा, अपनी पत्नी के इलाज के लिए यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि इनकी पत्नी के जो घर वाले हैं, वो यहीं पे रहते हैं। बँटवारे के बाद से कुछ समय बाद वो लोग यहाँ पे चले आए थे, तो सब लोग यहीं पे शिफ्ट हो गए थे। भैया जब लाभ शंकर दुर्योधन माहेश्वरी जी हैं, ये धीरे-धीरे अपने आप को बहुत सफल व्यवसायी बना लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि गुजरात जैसी जगहों पे और मुंबई जैसी जगहों पे यहाँ पे बिज़नेस कल्चर थोड़ी-सी ज़्यादा है। हम लोग की तरह ये नहीं कि दिन-रात पढ़ते रहो, वहाँ पे लोग अपना-अपना बिज़नेस करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इन्होंने धीरे-धीरे करके अपने आप को व्यवसाय बना लिया, इसमें इनके ससुराल वालों ने भी हेल्प की और ये सफल व्यक्ति बन गए। फिर 2006 में इनको भारतीय नागरिकता मिल गई। अब जब इनको 2006 में भारतीय नागरिकता मिल गई, तो फिर ये अभी हाल ही में गए थे अपने माँ-बाप से मिलने पाकिस्तान में। तो जब ये 2022 में पाकिस्तान गए अपने माँ-बाप से मिलने, अपने माता-पिता से मिलने, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि उसके लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। तो जब ये वीज़ा प्रक्रिया होती है ना, इसके लिए पाकिस्तानी जो अधिकारी थे, इनको बहुत जलील किया उन्होंने, इनके साथ बदतमीज़ी की। फिर उन्होंने इनको टॉर्चर किया और धीरे-धीरे ये कहा कि देखो चुप मार के हमारी हेल्प करो। अगर तुम्हें अपने माँ-बाप से मिलना है और अपने चचेरे भाई से मिलना है, कज़िन से मिलना है, तो भैया तुमको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, अन्यथा तुम्हारा वीज़ा अप्रूव नहीं करेंगे। अब ये बेचारे दबाव में आ गए कि इतने लंबे समय से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, माता-पिता से भी नहीं मिला हूँ, पता नहीं किस हालत में होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा? और मुझे तो जाना ही माता-पिता से तो मिलना ही है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चला। फिर बाद में पता चलता है कि भैया ये पाकिस्तान के लिए जासूसी करने लग गए थे। ये जो हैं अपने माहेश्वरी साहब। तो अभी इनको गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते ने इनको अरेस्ट कर लिया और फिर जब इनसे बातचीत की, इनसे पूछताछ की, तो पता चला कि इन्होंने कई तरीके से हेल्प की थी। इवन ये तक आरोप लगा इनके ऊपर कि इन्होंने भारतीय सिम कार्ड तक उपलब्ध करवाए हैं पाकिस्तान के अधिकारियों को। एक तरीके से कह सकते हैं जो हमारा बुरा करना चाहते हैं पाकिस्तान के आतंकवादी, क्योंकि भैया अधिकारी लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, ठीक है? वो आतंकवादी की कैटेगरी में ही आएँगे। तो उनको भारतीय सिम तक उपलब्ध करवाएँ। अब उससे क्या होता है कि जो हमारे स्कूल है ना, वो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसके ऊपर ये लोग टारगेट कर रहे थे पाकिस्तान वाले। यानी जो बच्चे हो गए उनके ऊपर टारगेट कर रहे थे और स्कूल की वेबसाइट हो गई, एंड्रॉइड सिस्टम हो गया, उसके ऊपर ये लोग टारगेट कर रहे थे। तो हालाँकि अभी इनसे पूछताछ चल रही है, अब देखिए इनका क्या होता है क्योंकि देशद्रोह किया यार इन्होंने, मतलब देश के साथ गद्दारी। अब ऐसे लोग के लिए क्या कहा जा सकता है? ये जब आपको नागरिकता मिल गई, चलिए मानता हूँ कि थोड़ा-सा दिक्कत हो रही होगी कि आपको अपने माँ-बाप से मिलना था और यहाँ पे इश्यू हो रहा था। अब आप इतने सफल व्यवसायी थे, एक बार आप इंडियन गवर्नमेंट से तो संपर्क करते, फिर कैसे ना कैसे करके काम निकल ही जाता है। लेकिन यहाँ पे देश के साथ धोखाधड़ी करना ये चीज़ ठीक तो नहीं है ना। अब अगर आपके माँ-बाप सुन रहे होंगे, आपके माँ-बाप तक ये न्यूज़ पहुँची होगी तो फिर वो क्या फ़ील कर रहे होंगे इस उम्र में। चलिए दोस्तों अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात की जा रही है ओज़ोन छिद्र के बारे में। तो आप सबने बार-बार सुना होगा कि ओज़ोन छिद्र है, ओज़ोन छिद्र हो गया और ख़ास करके आपने एक चीज़ और सुनी होगी कि अंटार्कटिका के ऊपर ओज़ोन छिद्र हो गया। तो दोस्तों ऐसा क्या वजह है कि 100 में से 90 बार हमें यही सुनने को मिलता है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओज़ोन छिद्र हो गया है। तो इस आर्टिकल में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका ओज़ोन छिद्र नामक पूरा एक टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं, पूरा एक टॉपिक कवर करने वाले हैं और बहुत ही डिटेल्स में, बहुत ही अच्छे से ऐसे क्लियर करेंगे ना कि दोबारा आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहले हम यही देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो अभी क्या हुआ है कि अंटार्कटिका के ऊपर ना
एक ओजोन छिद्र पाया गया है और ये जो ओजोन छिद्र पाया गया इस बार, ये ब्राज़ील के आकार से भी लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। अगर हम इसका आकार देखें तो लगभग 26 मिलियन वर्ग किलोमीटर इसका आकार है, जो कि ब्राज़ील के आकार से लगभग 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। तो इस वजह से ये चर्चा में आ गया है। अब दोस्तों इस आर्टिकल में आगे हम बात करने वाले हैं ओज़ोन छिद्र और ओज़ोन छिद्र के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओज़ोन होल या ओज़ोन छिद्र है क्या? क्योंकि जिसके बारे में बात करने वाले पहले उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ है क्या? ये क्या बला है? तभी तो उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे कि ओज़ोन छिद्र के कारण क्या है? उसके प्रभाव क्या हैं? उसकी वजह से और क्या दिक्कत हो सकती है? वो सारी चीज़ें तभी तो जानेंगे ना कि पहले ये जान लें कि ओज़ोन छिद्र क्या है? तो चलिए देखते हैं कि ओज़ोन छिद्र क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तकनीकी रूप से कोई छिद्र नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि कोई छेदा हो जाता है। देखिए होता क्या है ना कि यहाँ पे समताप मंडल मान लीजिए परत है, वायुमंडल की एक परत है ये समताप मंडल। अब इसी में ओज़ोन की एक लेयर पाई जाती है। मान लीजिए ये लेयर हो गई ओज़ोन परत की। अब यहाँ पे ओज़ोन यहाँ से हट जाए, यहाँ से खाली हो जाए। तो अब जब यहाँ पे खाली हो जाता है, यहाँ पे ओज़ोन नहीं पाया जाता तो इसी को ओज़ोन छिद्र कह दिया जाता है। तो यहाँ पे उसकी परिभाषा दी गई है कि यहाँ पर कोई ओज़ोन गैस उपस्थित नहीं होती बल्कि यह अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ओज़ोन अपघटित क्षेत्र है जो दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। खास करके क्या होता है तो वसंत ऋतु यानी कि अगस्त से लेकर के अक्टूबर के शुरू होने पर घटित होता है। अब वायुमंडल जो है इसमें ओज़ोन की औसत सांद्रता कितनी है तो ये है 300 डॉप्सन यूनिट। अब ये डॉप्सन क्या है तो जिसको जिस यूनिट में हम ओज़ोन को नापते हैं उसको डॉप्सन कहा जाता है। यानी कि ओज़ोन को नापने की जो यूनिट है, जो इकाई हो क्या है वो डॉप्सन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और वायुमंडल में औसतन कितना पाया जाता है ये तो 300 डॉप्सन यूनिट पाया जाता है ओज़ोन। जब इसकी सांद्रता घट करके 220 डॉप्सन हो जाती है, तब इसी को ओज़ोन क्षेत्र की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही बात की जा रही है कि वायुमंडल में ओज़ोन का औसत सांद्रण करीब 300 डॉप्सन यूनिट होता है और कोई क्षेत्र जहाँ का औसत सांद्रण 220 डॉप्सन यूनिट से नीचे गिर जाता है, उसे ही ओज़ोन छिद्र का भाग माना जाता है। दोस्तों यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है ना, इसी में पाई जाती है ओज़ोन की परत। अब जब मान लीजिए कि ये पूरा ओज़ोन की परत पाई जा रही है, एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो मान लीजिए ये ओज़ोन की परत पाई जा रही है पूरी तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा कि ओज़ोन की जो सांद्रता है लगभग 300 डॉप्सन यूनिट औसतन होगी, लेकिन जब ये घट करके 220 से नीचे गिरने लग जाती है, तो इसी को ओज़ोन छिद्र कहा जाता है। अब मान लीजिए क्या हुआ कि ये तो ओज़ोन की सांद्रता है, लेकिन यहाँ से इस तरीके से ये खाली हो जाए। अरे यार! 1 सेकंड। मान लीजिए ये पूरा है ना, तो यहाँ से ये पूरा खाली हो जाए, अब ये बीच में खाली हो जाए एरिया, तो इसी को कहा जाएगा ओज़ोन छिद्र। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि छेदा करके चला आता है। तो यहाँ से आपको ज़्यादा समझ आया होगा दोस्तों, उम्मीद है। और यहाँ पे कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ओज़ोन परत होती है, ओज़ोन लेयर होती है, वो वायुमंडल की कौन-सी परत में पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर होगा समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। खास करके मैंने कई बार देखा है, कई पीसीएस में खास करके ये पूछा जाता है क्वेश्चन, और यहाँ पे तो आपको सीधे-सीधे ये इंग्लिश वाला नाम दिया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर। यहाँ पे समताप मंडल दिया ही नहीं जाता है, सिर्फ एक ही नाम दिया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। पता चले कभी सिर्फ इंग्लिश नाम दिया हो स्ट्रेटोस्फीयर और आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फीयर में ओज़ोन की लेयर पाई जाती है। चलिए अब हम देखते हैं ओज़ोन से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को, उसके बाद हम ये देखेंगे कि अंटार्कटिका के ऊपर ही इतने सारे ओज़ोन छिद्र क्यों बनते हैं, हर साल क्यों बनते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे बात की जा रही है 1974 में रसायनविद यानी कि केमिस्ट थे शेरवुड रॉलैंड एवं मारियो मोलिना, ये पहली बार इन्होंने इंगित किया था कि CFCs मतलब ये क्या है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से जो ओज़ोन की औसत सांद्रता है ना उसमें कमी आ रही है। पहली बार ये किसने बताया था? तो 1974 में बताने वाले रसायनविद शेरवुड रॉलैंड और मारियो मोलिना थे, ठीक है? फिर क्या होता है? फिर होता है ये कि जोसेफ फरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश टीम जाती है कहाँ पे? अंटार्कटिका में, ये देखने कि क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है? तो इन्होंने 1985 में अंटार्कटिका में एक सर्वेक्षण किया, उसमें ये पता चलता है कि सच में ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने ये बताया था कि ओज़ोन की अल्पता का प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण प्रस्तुत किया, यानी कि इन्होंने तो बता दिया था, पर इन्होंने इसको प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ, ऐसा सच है और हमने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था, हमें ये चीज़ पता चली है। फिर बात करें कि जोसेफ फरमन ने प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में वसंत काल में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ऋतु का नाम भी दिया गया है, वसंत काल में ओजोन परत में 40% क्षरण हो जाता है। ओजोन विघटन का अवलोकन दक्षिणी ध्रुव से वसंत ऋतु अर्थात सितंबर से नवंबर के बीच हर वर्ष किया गया। बाद में यह घटना ओजोन छिद्र कहलाने लगी। तो आपको ये पता चल गया कि पूरा प्रोसेस कैसे चला। पहले 1976 में ये 2 लोग थे, इन्होंने ये बताया कि भैया ओजोन की सांद्रता घटती जाती है। फिर यहाँ पे जोसेफ फरमन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश टीम जाती है, 1985 में ये बताते हैं कि हाँ, ये बात सच है और वसंत काल में 40% तक सांद्रता घट जाती है। फिर बाद में इसी को धीरे-धीरे कहा जाने लगा कि ये ओजोन छिद्र हो जाता है, ओजोन होल हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि भैया ऐसी क्या वजह है कि अंटार्कटिका के ऊपर ही हमें 100 से 90 बार सुनने को मिलता है कि ओजोन छिद्र हो गया, बल्कि मैं तो कई बार सुना हूँ, तो सिर्फ वहाँ पे अंटार्कटिका के बारे में ही सुनता हूँ कि भैया यहाँ पे ओजोन छिद्र हो गया। तो उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह, इसमें 3 कारण है। पहला है ध्रुवीय समतापमंडलीय बादल, फिर दूसरा है ध्रुवीय भंवर और तीसरा है सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव। देखिए दोस्तों, ये एक प्रकार का बादल है और जो इसका निर्माण होता है ना वो लगभग 70,000 फीट के
ऊँचाई पर होता है और ये कहाँ पे होता है, तो वही समताप मंडल जो स्ट्रेटोस्फीयर वाली हमने परत देखी थी ना, वहाँ पे इसका निर्माण होता है। और ये बहुत शुष्क परत होती है, बहुत शुष्कता के कारण जो गर्मी का समय होता है, तब यहाँ पे इसका निर्माण नहीं हो पाता। लेकिन जैसे ही वसंत काल आता है, तो यहाँ पे इसका निर्माण संभव हो जाता है, ये बादल बनने लग जाता है। अब इस बादल को 2 और अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसमें इसका पहला नाम है निक्रियॉस बादल। इस तरीके से लिख सकते हैं आप, निक्री, 1 सेकंड, निक्री और ये रहा ऑस, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, निक्रियॉस बादल। तो इसका निर्माण कहाँ पे होता है, 70,000 फीट की ऊंचाई पर होता है। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है मदर ऑफ पर्ल। तो कभी आपसे पूछे कि मदर ऑफ पर्ल क्या है, या फिर निक्रियॉस बादल, या फिर ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, कारण है पहला कि जो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र बनाते हैं। दूसरा क्या है, तो दूसरा ध्रुवीय भंवर है। ये एक प्रकार की हवा है जो ये भी वसंत काल में चलती है और फिर ये जो वहाँ पे ओज़ोन परत होती है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तीसरा है क्लोरीन का प्रभाव। क्लोरीन क्या करती है कि ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उसके साथ विघटन करती है, तो धीरे-धीरे करके जो ओज़ोन का क्षरण है वो शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से 3 वजह हैं जिसकी वजह से आपका अंटार्कटिका के ऊपर ओज़ोन छिद्र देखने को मिलता है। अब दोस्तों आप में से कई सारे लोगों ने ये आर्टिकल पहले सुन रखा होगा, लेकिन आप ये बताइए कितने लोगों ने ये सुना था कि अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों होता है बार-बार? मतलब सबको ये पता है कि ओज़ोन छिद्र हो रहा है, लेकिन कितने लोगों को आज से पहले ये पता था कि अंटार्कटिका के ऊपर ही क्यों हो रहा है बार-बार? तो दोस्तों इस तरीके से आपका एक टॉपिक पूरा हम कवर कर रहे हैं यार, ओज़ोन होल जो है ना, या फिर ओज़ोन क्षरण कह सकते हैं आप, तो उसका एक टॉपिक हम लोग पूरा क्लियर कर रहे हैं और ये पर्यावरण में आपके पूरा एक टॉपिक दिया हुआ है। आप लोग अपनी बुक उठा के देखिएगा, तो वहाँ पे पूरा ये टॉपिक दिया गया है, हम उसको पूरे अच्छे से कवर कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं करंट वाला कि करंट की वजह से चर्चा में क्यों था और फिर इसके करंट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम देखते हैं। तो बात की जा रही है ईएसए। अभी ये ईएसए क्या, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके उपग्रहों ने सितंबर में ओजोन परत में एक विशाल छेद का पता लगाया था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कॉपरनिकस सेंटिनल 5P उपग्रह ने यूरोपीय संघ के पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 16 सितंबर 2023 को रिकॉर्डिंग की थी और इसी से पता चला था कि ओजोन छिद्र बन गया और काफी बड़ा बना है। ये अब तक देखे गए सबसे बड़े ओजोन छिद्रों में से एक है। उपग्रह ने ओजोन और जलवायु की निगरानी के लिए वायुमंडल में ट्रेस गैसों को मापा था, इसी से पता चला था। अब फिर यहाँ पे बात की जा रही है कि विशेषज्ञों का मानना है कि ओजोन छेद में अंटार्कटिका की सतह पर गर्मी बढ़ने की संभावना नहीं, यानी कि जो ये ओजोन छिद्र देखा गया ना, तो इससे ये संभावना नहीं कि जो अंटार्कटिका है इसकी सतह का तापमान बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जानबूझ के लिखा दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बात तो कहते हैं, लेकिन जैसे देखिए मैं आपसे कहूँ कि भैया परिवर्तन नित्य जीवन का नियम है, तो ठीक है चलिए आप मान लेंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो भैया यहाँ पे बात थोड़ी-सी ठोस हो जाती है, बात प्रमाणित हो जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, इनका नाम है ज़ेनर। तो इन्होंने ये कहा कि ये जलवायु परिवर्तन के लिए चिंता का विषय नहीं है, जो ओज़ोन छिद्र बना है, क्योंकि ये हर साल बनता है और सिकुड़ता रहता है और फिर ये बाद में सही भी हो जाता है और ये हर साल वसंत ऋतु में बनता है, फिर धीरे-धीरे समय के साथ सही हो जाता है। तो इसलिए ये कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। ऐसा किसने कहा? तो ज़ेनर ने कहा। और ये कौन है? ये पर्यावरणीय विशेषज्ञ हैं यूरोप के। तो अगर आप कभी अपनी बात रखिए तो किसी के रेफरेंस में रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बात आप कह रहे हैं, अब वहाँ पे पीछे गांधी जी का नाम है कि गांधी जी ने ऐसा कहा था, फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा कहा था, या महात्मा गांधी के अलावा जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो गए, और फिर आप किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी हो गए, भगत सिंह हो गए, मतलब कोई भी महान पर्सनालिटी हो गई, तो अगर आप उनका नाम लेके कहते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसी चीज़ कही थी, तो आपकी बात का प्रमाणित हो जाती है और आपकी बात में दम हो जाता है, वो कहते हैं ना ठोस हो जाता है। तो इस तरीके से कभी भी कहा जाए अगर अपनी बात, तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए हमें बताना पड़ेगा ना कि इसका रेफरेंस क्या है। तो इसी तरीके से इसलिए मैंने इनका नाम लिख दिया ताकि अगर आप आंसर राइटिंग में चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं कि कभी ओज़ोन छिद्र के बारे में आ गया, फिर यहाँ पे ये लिखना पड़े कि भैया इसमें अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा पर्यावरण पर। तो एक तो ये बात हुई कि हम खुद कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा पर्यावरण पर, लेकिन एक तो ये होगी कि पर्यावरण विशेषज्ञ कह रहे हैं, इनकी ज़िंदगी उसी में बीती है, तो ज़ाहिर-सी बात है ना कि इनकी बात में दम होगा। तो ये आपके आंसर राइटिंग के लिए ही इस पॉइंट को ऐड किया गया था, बाकी इसको मैं हटा सकता था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अगर हम बात करें कि ओज़ोन छिद्र जो है, तो ये हर साल सिकुड़ते और बढ़ते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जो बसंत ऋतु का समय है, तो ये जो बादल हो गए वो बनते हैं, क्लोरीन का प्रभाव थोड़ा-सा सक्रिय हो जाता है, ध्रुवीय भँवर उठता है, तो इस वजह से बसंत ऋतु में ये जो छिद्र हैं वो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और फिर जब ये प्रभाव इनका खत्म होता है इन तीनों का, तो धीरे-धीरे करके ये छिद्र अपने आप फिर से सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जो ओज़ोन परत है, ये समताप मंडल में एक सूक्ष्म गैस है, जो पृथ्वी के वायुमंडल के 4 परतों में से एक है। समताप मंडल के बारे में बात की जा रही है, देखिए ये जो हमने अभी समझा था अच्छे से। और आप सभी को पता है कि जो ओज़ोन लेयर है, ये अल्ट्रावायलेट विकिरण से हमारी मदद करती है, हमें बचाती है, तो इसी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर ये हमें नहीं बचाती, हमारी मदद नहीं करती, तो शायद इसकी भी इम्पोर्टेंस ना होती, तो इंसान इसके ऊपर भी इतना ध्यान नहीं देता। और फिर इसके संपर्क में आने से जो यूवी है, अल्ट्रावायलेट रेज़ है ना, इसके संपर्क में आने से कैंसर हो सकता है, त्वचा की दिक्कतें हो सकती हैं, आँखों में जलन हो सकती है। इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, तो ओज़ोन जो है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को रोक लेता है अपने तक, ओज़ोन परत तक ही रह जाती हैं, वहीं से फिर वापस भेज देता है।
तो वही सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। फिर वो बात की जा रही है कि हर साल अगस्त में खुलता है छिद्र, यानी कि अगस्त में ये छिद्र देखने को मिलता है और नवंबर या दिसंबर में फिर से बंद हो जाता है जो ओज़ोन छिद्र है अंटार्कटिका के ऊपर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बता ही दी हैं, बाकी आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। बस ये याद रखना है कि अगस्त में खुलता है, यानी कि जो वसंत काल होता है उसमें ये बड़ा होता है, फिर धीरे-धीरे करके सही हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इस वर्ष के पीछे कारण क्या था जो ओज़ोन छिद्र बना है, तो उसके पीछे का कारण ये था कि दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के दौरान हंगा टोंगोन टोंगा में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था और इसी को सबसे प्रमुख कारण माना जा रहा है कि अभी जो ये ब्राज़ील से 3 गुना बड़ा ओज़ोन छिद्र बना है, इसका सबसे प्रमुख कारण इसी को माना जा रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट को। क्योंकि इस विस्फोट से क्या हुआ था, तो समताप मंडल में बहुत सारा जलवाष्प इकट्ठा पहुँच गया था। अब जलवाष्प में जैसे आप देखेंगे ब्रोमीन और आयोडीन भी होता है। अब ये लोग मिल कर के क्या करते हैं, तो ओज़ोन का क्षरण करना शुरू कर देते हैं। जब ओज़ोन का क्षरण करेंगे, ये परत है, अब यहाँ से ओज़ोन का क्षरण करना शुरू कर देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि यहाँ पे ओज़ोन खत्म हो जाएगी। तब जब ओज़ोन खत्म हुई तो ये ओज़ोन छिद्र बन जाता है। वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब ये फिर से ज़ेनर भैया आ गए हैं, इन्होंने कहा है कि इस बात का ज़्यादा सबूत नहीं है कि ओज़ोन छिद्र मनुष्यों के कारण है। तो ये पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, एक बार मैंने बता ही दिया है। अगर हम बात करें मानव निर्मित ओज़ोन छिद्र के बारे में, यानी इसमें मानव की भूमिका क्या है, मनुष्य की भूमिका क्या है ओज़ोन छिद्र को बनाने में, तो जबकि इस वर्ष का अंटार्कटिक ओज़ोन छिद्र ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होने की संभावना थी, वैज्ञानिकों को पता चला है कि 1970 के दशक में मानवीय गतिविधियां विशाल ओज़ोन छिद्र बना रही थी, यानी कि 1970 का जो समय था यहाँ पे, जो ओज़ोन छिद्र बन रहा था, इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाला मनुष्य था। और आज की दुनिया में आप देखेंगे शायद ही कोई ऐसी चीज़ होगी जिसका मनुष्य ने नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालो जिसके ऊपर, चाहे वो पर्यावरण हो गया, चाहे विकास हो गया, चाहे पड़ोसी हो गया, चाहे कोई भी हुआ, सबके ऊपर हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है। ज़मीनी और उपग्रह आधारित मापों से छिद्रों का पता चला, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक रसायनों के व्यापक उपयोग के कारण हुए थे। 1987 में इन हानिकारक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी आप आगे देखेंगे कि क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है इससे, और फिर इसके बारे में हम अच्छे से थोड़ा सा और जानने वाले हैं आगे चल करके। पहले यहाँ पे जितना रेफरेंस उतना ही देखिए। ओजोन घटने वाले गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने के बाद के दशकों में ओजोन छिद्र छोटे हो गए। उसके अलावा बात करें कि क्या जलवायु परिवर्तन ओजोन छिद्रों को फिर से खोल रहा है, मतलब क्या जलवायु परिवर्तन का इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है ओजोन छिद्र के ऊपर। तो वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि ओजोन रिक्तीकरण वैश्विक जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं है, यानी कि जो ओजोन छिद्र हो रहा है ये जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ हद तक इम्पैक्ट डालता हो, लेकिन ये नहीं है कि इसी की वजह से हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की वजह से ही हो रहा है। तो कुछ हद तक इम्पैक्ट डालेगा, जाहिर सी बात है। दुनिया में कोई भी चीज़ है तो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन ये नहीं कि इसके प्रमुख कारण यही है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। क्योंकि बात की जा रही है कि ऐसे संकेत है कि बढ़ते वैश्विक तापमान का असर ओजोन छिद्रों पर पड़ सकता है। शोध से पता चला है कि 2020 में बड़े ओजोन छिद्र का मुख्य कारण उस वर्ष दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में जंगल की आग थी। वनाग्नि के बारे में बात की जा रही है। इस वर्ष उत्तरी गोलार्ध में बोरियल आग के लिए एक आश्चर्यजनक रूप से बुरा वर्ष रहा है। यदि ऐसा होता रहा तो हमें समताप मंडल में अधिक धुआं मिलेगा और हमें फिर से ओजोन की कमी का और अधिक सामना करना पड़ सकता है। एक कम स्पष्ट है कि ओजोन छिद्रों का पृथ्वी की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी अब इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं कि जब ओजोन छिद्र हो जाता है तो जो पृथ्वी की जलवायु है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कुछ आंकड़ों से पता चलता है कि ओजोन छिद्र वास्तव में शीतलन प्रभाव में योगदान करते हैं। अभी शीतलन प्रभाव क्या है, तो दोस्तों आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वायुमंडल में, और जो हमारे यहाँ से ऊष्मा उत्सर्जित होती है पृथ्वी से, ये पृथ्वी हो गई, ये वायुमंडल हो गया। अब यहाँ पे जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के नाते वायुमंडल में रुक जाती है। तो जब यहाँ पे वायुमंडल में रुक जाते हैं तो उसी की देन है कि ये तापमान हमारा मेंटेन रहता है। तापमान हमारा इस तरीके से बना हुआ है, अन्यथा क्या होता कि पहले जो सूरज की किरण है वो आती इतना ठीक तरीके से कि हम लोग जल जाते। फिर रात में क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी अपनी ऊष्मा उत्सर्जित करती तो फिर हम लोग जम जाते, इस तरीके से कंडीशन चलती। आप लोगों ने ग्रीन हाउस गैस वाला इम्पैक्ट पढ़ा होगा ना, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है कि शीतलन प्रभाव, यानी कि पृथ्वी का जो तापमान है उसको कुछ हद तक कम करने में योगदान देता है ये। अब तापमान कैसे कम करता है अगर उसके बारे में हम बात करें, तो होता क्या है, तो जो हमारी पृथ्वी ऊष्मा उत्सर्जित करती है उसको ओजोन परत भी कुछ हद तक अवशोषित करती है, रोकती है। तो जब ये नहीं रहता है तो फिर भैया यहाँ से जो सूरज की किरण आती है उसी तरीके से वापस भेज दी जाती है। ऊष्मा बजट नाम का आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, ये जियोग्राफी में होगा, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो शीतलन प्रभाव डालता है, यानी कि जो हमारा वैश्विक तापमान है उसमें थोड़ा हद तक कमी लाता है ये। इस बात के प्रमाण है कि ओजोन छिद्र ऋतुओं की प्रगति को बदल देता है, यानी कि ऋतुओं के ऊपर ये इम्पैक्ट डालता है। अगर हम बात करें कि ओज़ोन प्रदूषण की वजह से क्या-क्या दिक्कत देखने को मिल सकती है, इसका प्रभाव क्या हो सकता है, तो त्वचा कैंसर की संभावना, मनुष्यों और पशुओं के डीएनए संरचना में बदलाव तथा मनुष्यों की प्रतिरोधक क्षमता में कमी। अब आप ये देख सकते हैं कि डीएनए तक बदल सकता है अगर ओज़ोन प्रदूषण होता है, ओज़ोन खाली होता है, जो ओज़ोन छिद्र बनता है, तो इसकी वजह से मनुष्यों और पशुओं दोनों के डीएनए में इम्पैक्ट पड़ सकता है भैया। अब इससे ज़्यादा इम्पैक्ट और क्या पड़ेगा। उसके अलावा मोतियाबिंद हो गया, आँखों की बीमारी हो गई, श्वसन रोग हो गया, हृदय हो गया, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा हो गई, इन सब के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इन सारी चीज़ों के लिए ये खतरनाक हो सकता है।
पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर नकारात्मक असर डाल सकता है। सूक्ष्म जलीय पौधों के विकास की गति को धीमा होने से स्थलीय खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। उसके अलावा मक्का हो गया, चावल, गेहूं, मटर आदि फसलों के उत्पादन में कमी, ये ओजोन प्रदूषण के प्रभाव हो सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जाती है कि ओजोन विघटनकारी पदार्थ कौन-कौन से हैं, यानी किसकी वजह से ओजोन छिद्र देखने को मिलता है, फिर ओजोन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट किसकी वजह से पड़ता है, ओजोन को समाप्त करने वाले पदार्थ कौन-कौन से हैं। इसमें पहला आपको दिया गया है सीएफसीज़, यानी ये होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, दूसरा है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और इनको फेरॉन भी कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे इनका प्रमुख यूज़ कहाँ पे होता है, तो इनका प्रमुख यूज़ शीतलक के रूप में होता है, यानी कि किसी चीज़ को ठंडा करने के लिए। आप देखें जो फ्रिज में गैस पाए जाते हैं ना, इसको भी फ्रेऑन कहा जाता है, फिर एसी में, इस तरीके की चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बात की जा रही है हैलोन की, फिर यहाँ पे हो गया हाइड्रो ब्रोमो फ्लोरोकार्बन की, फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड की और मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो ये प्रमुख पदार्थ हैं जो ओजोन का विघटन करते हैं। दोस्तों ये चीज़ तो हमने यहाँ पे देखी, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप इसको देखिए, सेम चीज़ है जो यहाँ पे लिखी थी ओजोन विघटनकारी पदार्थों की सूची। अब यहाँ पे सेम चीज़ है, इसको मैंने फिर इंक्लूड क्यों किया जब सेम चीज़ है? तो मैंने आप लोग को दिखाने के लिए इंक्लूड किया कि आंसर राइटिंग में आप इस तरीके के स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पे वो बॉक्स नहीं बना पाओगे, लेकिन जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा कि ओज़ोन विघटनकारी पदार्थों की सूची, इस तरीके से आपने लिखा। अब यहाँ पे ऐसे तीर लगाया, यहाँ पे लिखा हैलोन, यहाँ पे आपने लिखा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ पे आपने लिखा कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर मतलब ये तो एक तरीका मैं बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका ये है। उसके अलावा बहुत सारे तरीके आप कई तरीके से दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, ट्री डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं और फिर आपको क्रिएटिविटी करनी ही है। बिना क्रिएटिविटी के आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, ये जान लीजिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक तो सिंपल-सिंपल जो मैंने आपको दिखा, अब आप खुद देखिए ना कि आपको कौन-सा वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक तो यहाँ पे हो गया और दूसरा यहाँ पे हो गया, तो ऐसे एग्ज़ामिनर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? जब आप क्रिएटिव चीज़ें करते हो। तो अब इसी चीज़ को दिखाने के और भी कई तरीके हैं, ट्री डायग्राम होता है, इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, एक इधर निकाल के, एक इधर निकाल के या फिर और जैसे त्रिभुज के माध्यम से बना दें और यहाँ से निकालते चले जाएँ इस तरीके से। या फिर ऐसे देखिए, एक और तरीका हो सकता है, जैसे ये बॉक्स है समझिए इसको, तब यहाँ पे हमें दिखाना है, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे, फिर या फिर इसको हटाइए आप 2 लोग यहाँ पे 2 ही मानिए, फिर यहाँ पे इस तरीके से 2 मानिए, अब यहाँ पे दिखाइए और एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, इस तरीके से भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप क्या करना है, यहाँ पे क्रिएटिविटी डालनी है अपने आंसर में। ये बस आपको समझाने के लिए कि आंसर राइटिंग में आप लोग और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसीज़ क्या है? तो भैया यही है जो ओज़ोन विघटन के लिए सबसे प्रमुख रूप से ज़िम्मेदार है, तो इसके बारे में जानना हमारा बनता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन 11 जिसे ट्राई क्लोरोफ्लोरोमीथेन के रूप में भी जाना जाता है। कई क्लोरोफ्लोरोकार्बन रसायनों में से एक है जिन्हें 1930 के दशक के दौरान शुरू में शीतलक के रूप में, यानी कि किसी चीज़ को ठंडा करने के रूप में इसका विकास किया गया था। सीएफसीज़ समतापमंडलीय ओज़ोन क्षरण हेतु जिम्मेदार प्रमुख पदार्थ है। जब वायुमंडल में सीएफसीज़ के अणु टूट जाते हैं तो वे क्लोरीन परमाणु को छोड़ते हैं और जो ओज़ोन परत, यानी जो हमें पराबैंगनी किरण से बचाती है, ओज़ोन परत के बारे में बात करें, उसको तेजी से नष्ट करने में सक्षम होते हैं। 1 टन CFC-11 लगभग 5000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। तो आप देख लीजिए कि कितना खतरनाक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए इतने सारे हम लोग सम्मेलन कर रहे थे, इतना सारा आयोजन कर रहे हैं, वैश्विक पर्यावरण पर ध्यान दे रहे हैं और फिर यहाँ पे 1 टन CFC आता है, वो 5000 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हो जाता है। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता होगा हमारे पर्यावरण पर, जिससे न केवल ओज़ोन परत का ह्रास हुआ है बल्कि पृथ्वी के समग्र तापमान में भी वृद्धि देखने को मिली है। ये क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बने होते हैं और इसका व्यापारिक नाम फ्रेऑन होता है। तो यहाँ पे ये भी याद रखना आपको, कई बार व्यापारिक नाम भी पूछा जाता है आपसे और खास करके ये सारी चीज़ें तो वनडे एग्ज़ाम में आपसे यूँ ही पूछ ली जाती हैं। कहते हैं ना चलते-फिरते पूछ ली जाती हैं। एक क्षोभ मंडल में मानव द्वारा मुक्त किए जाते हैं एवं यादृच्छिक, यादृच्छिक क्या होता है, इसको रैंडम कहते हैं इंग्लिश में। कहते हैं ना रैंडमली, यानी कि कुछ भरोसा नहीं कि कभी यार, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, इस तरीके से जो चलता है। किसी का कुछ भरोसा ना हो तो उसको रैंडमली कहा जाता है। यानी रैंडम तरीके से विसरण द्वारा ऊपर की ओर चले जाते हैं। तो ये मान लीजिए क्षोभमंडल में है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो कोई यहाँ से जा रहा है कण, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई यहाँ से जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई वैसे जा रहा है, मतलब इस तरीके से फिर ये लोग ऊपरी परत में चले जाते हैं। और फिर यहाँ पे ये छोटी-मोटी बात नहीं भी है, 65 साल से लेकर के 110 साल तक ये लोग ओज़ोन अणुओं का क्षरण करते हैं। मतलब 1-2 साल नहीं, 65 साल से लेकर के 110 साल तक ओज़ोन के जो अणु हैं उसको क्षरण करते हैं, उसको खाते-पीते रहते हैं आराम से। फिर यहाँ पे ओज़ोन परत खाली तो होगी ही ना। चूँकि ये ऊष्मीय रूप से स्थिर होते हैं, अतः ये क्षोभमंडल में उपस्थित रह पाते हैं, परंतु समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण द्वारा ये नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार मुक्त क्लोरीन परमाणु ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाती है। इसे ओज़ोन क्षरण कहते हैं। इनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर एवं वातानुकूलित युक्तियों में प्रशीतकों के रूप में किया जाता है, आग बुझाने वाले कारकों के रूप में, फोमिंग एजेंट के रूप में, प्ररोधक के रूप में इत्यादि के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें कि ओज़ोन संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास क्या किए गए हैं और फिर इसमें भारत का कहाँ स्टैंड है, तो भारत ने इन सारे मुद्दों पर, इन सारे सम्मेलनों पर हस्ताक्षर किए, इसका हस्ताक्षरकर्ता देश बना हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके लिए सम्मेलन कौन-कौन से, या फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जो वैश्विक संरक्षण प्रयास किए गए हैं ओज़ोन को लेकर के, वो क्या है? अगर उसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आता है वियना सम्मेलन।
ओजोन क्षरण के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते हेतु अंतर सरकारी वार्ता वर्ष 1981 में प्रारंभ हुई। मार्च 1985 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कहाँ पे, तो ये ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात नहीं की जा रही दोस्तों, ऑस्ट्रिया है ये है ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। एक विश्व स्तरीय सम्मेलन हुआ जिसमें ओजोन संरक्षण से संबंधित अनुसंधान पर अंतर सरकारी सहयोग, ओजोन परत का सुव्यवस्थित तरीके से निरीक्षण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों की निगरानी और सूचनाओं के आदान प्रदान जैसे मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई थी। इस सम्मेलन में मानव स्वास्थ्य और ओजोन परत में परिवर्तन करने वाली मानवीय गतिविधियों की रोकथाम करने के लिए प्रभावी उपाय अपनाने पर सदस्य देशों ने प्रतिबद्धता व्यक्त की। अब ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये दूसरा प्रोटोकॉल है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से यहाँ पे विश्व के कई देश एक साथ है और उन्होंने क्या किया, 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। और यही वजह है कि हम प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को कौन सा डे मनाते हैं? जी हाँ, ओजोन डे मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को हम ओजोन डे मनाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। जिससे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। तो ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ये विश्व के सबसे सफलतम प्रोटोकॉल में से एक माना जाता है। गौरतलब है कि इस प्रोटोकॉल पर विश्व के 197 पक्षकारों ने हस्ताक्षर किए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 3 पैनल आते हैं। अभी कौन-कौन से पैनल है? तो वैज्ञानिक आकलन पैनल, प्रौद्योगिकी और आर्थिक आकलन पैनल, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पैनल। तो यानी यहाँ पे 3 आप समिति कह सकते हैं, फिर 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट कह सकते हैं जो इनको देखती है अलग-अलग विभागों को। तो ये चीज़ें हैं। फिर अगला है किगाली संशोधन। अब ये रवांडा के किगाली में 2016 में 197 देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया था। इसके तहत क्या समझौता किया था? तो वर्ष 2100 तक वैश्विक ऊष्मन यानी कि वही ग्लोबल वार्मिंग को 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी लाने का लक्ष्य रखा गया था। किगाली समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन कर वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार सभी गैसों को शामिल करता है। संशोधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सदस्य देशों के लिए 2019 से बाध्यकारी हो जाएगा। यानी कि ये जो किगाली संशोधन है जिसमें ये किया है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसमें संशोधन किया है, तो ये 2019 से सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हो चुका है। इसके तहत हस्ताक्षरकर्ता देशों को एचएफसी की कटौती के लिए अलग-अलग समय सीमा के साथ 3 समूहों में विभाजित किया गया। यानी कुछ देशों को कम समय सीमा दिया है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा तरीके से जो उनको नुकसान पहुँचा है, और दूसरा वजह ये है कि वो डेवलप है। जैसे आप मान लीजिए यूएसए हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, तो ये लोग डेवलप है ना, अब ये लोग आराम से चाहें तो कटौती कर सकते हैं। और फिर दूसरों के विकासशील देश जैसे कि हम और भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो भैया इन लोग के यहाँ तो ऐसे ही खाने के लाले पड़े थे, ये लोग ओज़ोन के ऊपर कितना ध्यान दे पाएँगे? तो इसलिए इनको टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा दिए गए। इस तरीके से 3 कैटेगरी में बाँटा गया देशों को। तो ये था पूरा टॉपिक। आपने पूरी राम कथा सुनी, अब बारी आपकी है। मैंने तो सुना दी थी, अब आप लोग देखिए कि आप लोगों ने कितना अच्छे से सुनी है, कितना ज़्यादा समझ आया है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। ये रहा आपका क्वेश्चन, ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए एक और क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स के बारे में बात की जा रही है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इसका कहाँ-कहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि 2015, फिर 2012, फिर 2011, यहाँ पे आपको लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इससे। यहाँ पे बात करें कि आर्कटिक क्षेत्र में ओज़ोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। अब इसको आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि अगर मैं इसको अटेम्प्ट कराने जाऊँगा तो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना? क्योंकि एक-एक स्टेटमेंट पढ़ो फिर उसको समझाओ, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसको अटेम्प्ट करिएगा, आप देखिएगा कि कितने अच्छे से आपने पढ़ा था। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन देखिए, और फिर यहाँ पे तो मतलब सीधा-सीधा पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक ओज़ोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य यानी कि फेजिंग आउट करने के मुद्दे से संबंधित है। तो आप यहाँ पे सीधा-सीधा देख सकते हैं, कौन-सा हो सकता है? ब्रेटन वुड्स तो होगा नहीं, क्योटो प्रोटोकॉल तो होगा नहीं, नगोया प्रोटोकॉल तो होगा नहीं, तो आपका आंसर सीधा-सीधा मिल जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और यही ओज़ोन से संबंधित है। 16 सितंबर 1987 को किए गए थे। वही यही वजह है कि 16 सितंबर को हम लोग प्रत्येक वर्ष ओज़ोन डे के रूप में मनाते हैं। ये तो बात हो गई प्री के स्तर पर क्वेश्चन की। अब बात करें अगर मेंस के स्तर पर, तो ये रहा आपका 4 क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, आप देख सकते हैं। तो इसको भी आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ये मेंस 2007 में, फिर 2003 में, फिर 2001 में, और ये 1996 में पूछा गया था। तो अब आप बताइए, हमने टॉपिक पढ़ लिया, ओज़ोन क्षरण क्या है, ओज़ोन छिद्र क्या है, उसके कारण क्या है, और उसमें कौन-कौन से पदार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसके लिए कौन-कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, क्या-क्या सम्मेलन है, कौन-कौन से प्रोटोकॉल है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाने की स्थिति में हैं कि नहीं? तो आप पढ़ के एक बार क्वेश्चन देखिएगा, आपको लगेगा अरे यार इतना आसान पूछा गया था क्या? आसान नहीं था दोस्तों, आपने पढ़ा, समझा, उसको अच्छे से देखा, ध्यान दिया, तो अब आपको आसान लग रहा है, ठीक है? तो उम्मीद है दोस्तों लेक्चर पसंद आया होगा, आप लोग को लगा होगा कि हाँ, अच्छे से टॉपिक कवर किया गया है। दोस्तों ये आर्टिकल भी बात कर रहा है पर्यावरण से जुड़े एक मुद्दे के बारे में। वो चर्चा में क्यों है और ये मुद्दा क्या है? तो यहाँ पे बात की जा रही है, व्हाई इंडिया इज लॉन्चिंग अ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज। अगर इसको हम हिंदी में कहते हैं, तो हिंदी में इसका मतलब ये होगा कि जलवायु सेवाओं के लिए
राष्ट्रीय ढांचा या राष्ट्रीय फ्रेमवर्क। तो इस आर्टिकल में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज यानी कि जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क या राष्ट्रीय ढांचे के बारे में कि ये चर्चा में क्यों है और ये फिर इसको लॉन्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये काम क्या करेगा और इसके पीछे कोई वैश्विक स्तर पर इस तरीके का कोई मानदंड है कि नहीं और हमारे देश में इसको कौन लेकर के चलेगा, ये सारी चीजें इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही डिटेल्स में। और ये भी आपके जीएस3 और पर्यावरण वाले मुद्दे से जुड़ेगा। मतलब ये सारी चीजें तो बताने की जरूरत नहीं, वैसे भी आप समझ जाओगे कि पर्यावरण का सीधा सीधा बात की जा रही है भैया, क्लाइमेट सर्विसेज, तो ये कहाँ से जुड़ेगा, पर्यावरण से जुड़ेगा। अब अगर हम बात करें कि चर्चा में क्यों है, तो जाहिर सी बात है कि चर्चा में इस वजह से क्योंकि भारत अपनी जलवायु सेवाएं और इसके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पहला राष्ट्रीय स्तर का ढांचा है। अब जब पहला लग जाता है, जहाँ पे भी पहला पहली पहले, तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे बात करती है कि इसके तहत हम क्या करेंगे, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत इसके नेतृत्व में हम क्या करने वाले हैं, तो जो ये हमारा जलवायु सेवाएं हैं इससे जुड़े कौन कौन से क्षेत्र हो गए, कृषि हो गया, ऊर्जा हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, स्वास्थ्य और जल हो गया, इन सारे क्षेत्रों के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करने वाले हैं और इसके लिए एक मंच तैयार करेंगे जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे आएंगे, जहाँ पे इसके बारे में हम जानकारी प्रदान करेंगे। अगर हम बात करें कि जो ये NFCS आ रहा है यानी कि नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज जो ये आ रहा है, तो इसके पीछे बैकग्राउंड क्या रहा है, इसका आधार क्या रहा है, तो यहाँ पे बात करते हैं ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के बारे में। तो इसे यही आधार रहा है इसके पीछे, क्योंकि यहाँ पे जलवायु सूचना और सेवाओं के उत्पादन और बेहतर उपयोग के लिए वैश्विक स्तर पर सरकारों और संगठनों की ये साझेदारी है। क्या है ये, तो जो ये ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज है, ये वैश्विक स्तर पर सरकारों और संगठनों की साझेदारी है। यही बैकग्राउंड मेरा है, इसी को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया कि हम भी बनाएंगे NFCS। GFCS का उद्देश्य शोधकर्ताओं और जलवायु सूचनाओं और सेवाओं के उपयोगकर्ताओं को दीर्घकालिक बेहतरी के लिए सूचित और कार्रवाई योग्य निर्णय लेने के लिए एक साथ लाने की सुविधा प्रदान करना, हाथ मिलाने की सुविधा प्रदान करना है। इसको स्थापित करने की घोषणा 2009 में जिनेवा में आयोजित तीसरे विश्व जलवायु सम्मेलन के दौरान की गई थी। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान और जल विज्ञान सेवाओं के नेतृत्व में उनके संबंधित देशों में इस ढांचे में नीति निर्माताओं, योजनाकारों, निवेशकों और कमजोर समुदायों या सेक्टर की सक्रिय भागीदारी शामिल है, क्योंकि उन्हें उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप में जलवायु संबंधी जानकारी और सेवाओं की आवश्यकता होती है ताकि वे लंबे समय में अपेक्षित रुझानों और परिवर्तनों के लिए तैयार हो सकें। अब यहाँ पे बात क्या कहते हैं कि जो नीति निर्माता यानी कि पॉलिसी मेकर हो गए, जो योजना बनाने वाले वो, फिर जो इन्वेस्टर्स हैं और जो कमजोर समुदाय हमारे समाज का, इन सबको जो जलवायु है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जलवायु परिवर्तन हो रहा है और अगर इन लोग को जानकारी नहीं हो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड रहा है, कैसे हो रहा है और क्या प्रभाव पड़ना है, तो ये लोग नीति निर्माण कैसे करेंगे। जो इन्वेस्टर मान लीजिए वो आज यहाँ पे इन्वेस्ट कर ले रहे हैं, पता चल रहा है कि आज इन्होंने इन्वेस्ट किया, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इनका खड़ा हुआ वैसे ही यहाँ पे बाढ़ आ गई। अब जैसे बाढ़ आ गई फिर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर गया, तो भैया ये सारी चीजें इनको जानकारी होनी चाहिए। इसी के लिए हम नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज शुरू करें ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके, खास करके इन लोगों को। अब ये जो GFCS इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य तापमान, वर्ष हवा, सॉरी वर्ष नहीं, यहाँ पे वर्षा, हवा, मिट्टी की नमी और समुद्र की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण मौसम मापदंडों पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस से उच्च गुणवत्ता वाले डेटा उत्पन्न करना। सीधा सा मतलब अगर एक लफ्ज में कहा जाए, एक सेंटेंस में कहा जाए, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु से संबंधित यानी कि आप कह सकते हैं पर्यावरण या जलवायु से संबंधित जितनी भी जानकारी है उन सबको एक मंच पे लाना, उन सब के बारे में एक मंच पे जानकारी देना। मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, कोई वेबसाइट होगी, कोई ऐप होगा, अब यहाँ पे जलवायु परिवर्तन से संबंधित सारी जानकारी दी जाएंगी कि आप जिस क्षेत्र में जाने वाले हैं वहाँ पे कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, क्या क्या प्रभाव हो सकता है और फिर निकट भविष्य में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो ये चीजें की जाने वाली है इसके तहत, बस इतना सा मतलब है। उसके अलावा बात करते हैं कि इसका उद्देश्य इन मापदंडों के दीर्घकालिक ऐतिहासिक औसत, साथ ही मानचित्र, जोखिम और भेद्यता विश्लेषण, आकलन और दीर्घकालिक अनुमान और परिदृश्य बनाना है। GFCS के तहत 5 प्रमुख घटक कौन कौन से, तो ये हो गया अवलोकन और निगरानी करना, उसके बाद रिसर्च करना, मॉडलिंग और भविष्यवाणी करना, जलवायु सेवा सूचना प्रणाली, उसके बाद उपयोगकर्ता इंटरफेस प्लेटफॉर्म और क्षमता निर्माण। ये इसके 5 प्रमुख घटक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में प्राथमिकता वाले क्षेत्र जिन पर GFCS ध्यान केंद्रित करता हुए हैं, कृषि और खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा हो गया, स्वास्थ्य, जल और आपदा जोखिम में कमी, तो इनके ऊपर फोकस करके चल रहा है वर्तमान समय। GFCS के बारे में बात की जाती है यानी कि जो ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज है उसके बारे में। अरे यार बाहर कोई चिल्ला रहा है, झगड़ा कर रहा है शायद, तो इसकी वजह से बार बार दिमाग वहां पे चला जा रहा है। मतलब इतने सुबह सुबह कौन झगड़ा कर रहा है यार किससे। अब अगर हम बात करें जो NFCS यानी कि जो हमारा नेशनल फ्रेमवर्क है वो क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, तो ये क्या करेगा, अगर इसके बारे में बात करते हैं तो ये देश विशिष्ट मौसम और हितधारक की जरूरतों पर आधारित होगा। और इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी होगी, तो ये होगी IMD। नोडल एजेंसी का मतलब है कि भैया ये इसकी शीर्ष एजेंसी है, फिर इसके बाद मंत्रालय के काम आ जाता है, यानी कि यहाँ पे सबसे ऊंचा विभाग है जिसके साथ समन्वय करेगा, इसको लागू करेगा। IMD क्या है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट।
उसके अलावा बात की जाती है कि जो 5 क्षेत्र हमने बनाए बताए, जैसे कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, उसको छोड़ करके और अन्य क्षेत्र कौन-कौन से हो सकते हैं? तो ये परिवहन हो गया, पर्यटन हो गया और अन्य उभरते क्षेत्रों जैसे अन्य क्षेत्रों पर भी फ़ोकस कर सकती है सरकार अगर चाहे तो। प्रारंभ में एनएफसीएस उन विभिन्न एजेंसियों के बीच कामकाजी अंतराल को पाटने का काम करेगा, जिन्हें जलवायु सेवाओं की आवश्यकता है। इनमें जल विज्ञान हो गया, बिजली हो गई, नवीकरणीय ऊर्जा हो गया, परिवहन, बांध और सिंचाई, स्वास्थ्य एजेंसियाँ केंद्रीय, राज्य और अन्य स्तर की हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। एक्चुअली हुआ क्या है ना कि ये जो साफ-सफाई क कर्मी आते हैं, तो जो मेरा दूसरा वाला घर है, वो खाली रहता है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। तो ये लोग अपना इक्विपमेंट यानी कि अपना औज़ार वहीं पे रख देते हैं। लगता है अब मोहल्ले का कोई बच्चा लगता है छेड़-छाड़ कर दिया है, कोई झाड़ू लेके भाग गया है, अभी लोग झाड़ू खोज रहे हैं। तो अभी आए थे पूछने कि भैया आपके घर पे रखा है क्या? हालाँकि वो दूसरा वाला घर है हमारा, जैसे मेरे घर ये एक मेरा घर है, फिर इसके बगल में थोड़ा-सा दूर पे जाके मेरा दूसरा वाला घर है। यहाँ पे कोई रहता नहीं है, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इस वाले घर में लोग अपना औज़ार रख देते हैं बाहर, वहाँ पे दरवाज़ा भी नहीं लगा है, गेट नहीं लगा है, तो ये लोग वहीं पे सामान रख देते हैं। अभी कोई छेड़-छाड़ कर दिया इनके साथ, तो वही सब हल्ला मचा रहे हैं, शोर कर रहे हैं बाहर। अब बार-बार दिमाग वहीं पे जा रहा था। एनएफसीएस की आवश्यकता क्यों है? तो आईएमडी जो दिसंबर 2023 में अपने अस्तित्व के 150 वर्ष में प्रवेश करेगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। देश और इसके दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मौसम सेवाएं प्रदान करने में उल्लेखनीय पकड़ हासिल कर ली है। आईएमडी सर्दी, गर्मी और मानसून के मौसम के लिए दैनिक मौसम पूर्वानुमान और मौसम की भविष्यवाणी करता है। तो इसका काम ही क्या है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि मौसम विज्ञान है, तो यही बताता है ना कि आज बारिश होने वाली है, आज तूफान आने वाला है, यही बताता है, ये आईएमडी बताता है। इसके मौसम की सटीकता और मानसून, चक्रवात, लू और शीतलहर, तूफान और बिजली बर्फबारी, अचानक बाढ़ जो मुख्य रूप से भारत जैसे विशाल देश को प्रभावित करती है, के लिए मौसम पूर्वानुमानों में कई गुना सुधार हुआ है। दशकों से मौसम विभाग ने जमीन आधारित मौसम अवलोकन स्टेशनों और रडार की संख्या को लगातार उन्नत किया है, लेकिन भूभागों और समुद्रों के पार कई अंतराल क्षेत्र बने हुए हैं, जहाँ कोई मौसम संबंधी डेटा उपलब्ध नहीं है। उसके अलावा बात की जाती है कि यहाँ पे रडार और उपग्रह आधारित जलवायु विज्ञान की अनुपस्थिति के अलावा हिमालय क्षेत्रों, महासागरों से दीर्घकालिक यानी कि 100 वर्ष या उससे अधिक जलवायु संबंधी डेटा की कमी है। यानी कि लंबे समय का जो डेटा है ना उसके बारे में कमी है। अब जब यहाँ पे लंबे समय का डेटा बना के रखेंगे तो उसका औसत निकाल कर हम देख पाएंगे कि क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न फॉलो कर पाएंगे और उसके हिसाब से हम निर्णय ले पाएंगे, भविष्यवाणी करने में आसानी होगी। यह एक प्रमुख कारण कि आईएमडी जलवायु पूर्वानुमान आमतौर पर दीर्घकालिक, उदाहरण के लिए दशकीय पूर्वानुमान प्रदान करने में सीमित योगदान कर सकता है। जलवायु की भविष्यवाणी करने के लिए हमें सभी मौसम मापदंडों की जलवायु संबंधी संपूर्ण जानकारी की आवश्यकता है। मौसम और जलवायु सेवाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता है। हाल ही में पुणे में आयोजित जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय ढांचे पर पहले हितधारक परामर्श कार्यशाला के दौरान आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने ये बात कही थी और इसलिए पूरी की पूरी स्टेटमेंट मैंने उठा के ऐसे ही रख दी। अब आप बोलते होंगे सर यार आप पूरा-पूरा स्टेटमेंट उठा के रख देते हो, पढ़ के सुनाते हो, उसके पीछे वजह ये है दोस्तों कि अगर आप अपने आंसर राइटिंग में किसी ऐसे इंसान का नाम लेते हैं जो अपनी फील्ड में सक्सेस है। अब ये भाई आईएमडी के महानिदेशक है, मतलब आईएमडी के निदेशक है, तो ये छोटी बात तो नहीं ना है। तो इसलिए इनकी स्टेटमेंट पूरी उठा के रख दिया। अब अगर आप कहीं अपना आंसर राइटिंग करते हो, वहाँ पे उनका नाम यूज़ करते हो या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम यूज़ करते हो, भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा था या फिर कोई और जैसे आप एस सोमनाथ जी हो गए, एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, इन लोग का नाम यूज़ करके आप कोई बात लिखते हैं ना, तो भैया वो बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि वो अपने फील्ड में ना सिर्फ सक्सेस है बल्कि उनको कई सारे वर्षों का भी एक्सपीरियंस है, तो फिर वो कोई बात कहेंगे और हम कोई बात कहेंगे तो उनमें अंतर तो होगा ना। एनएफसीएस के साथ मौसम विभाग का लक्ष्य भूमि और समुद्र पर अवलोकन नेटवर्क को मजबूत करना, डेटा प्रवाह में सुधार करना और अंततः जलवायु पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए मौसम और जलवायु मॉडल चलाने के लिए इसका उपयोग करना है। उसके अलावा बात कहते हैं कि उपयोगकर्ता के लिए उसी के हिसाब से इसको डिजाइन किया जाएगा, उसी के हिसाब से इसको डेवलप किया जाएगा, यानी कि जैसे मान लीजिए नीति निर्माण करता होगा, योजना करता होगा, इनको आसान हो सके, इनकी पहुंच आसानी से हो सके, उसके लिए इसको बनाया जाएगा। उसके अलावा जैसे कृषि का क्षेत्र हो गया, कृषि उत्पादकता हो गई, बुनियादी ढांचे की नियुक्ति हो गई, बिजली और ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र हो गया, इन सब के ऊपर काम करेंगे, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, इन सबको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान केंद्रित करते हुए चला जाएगा। अगर हम बात करें कि कैसे लागू किया जाएगा इसके बारे में, तो 2009 में जलवायु सेवाओं के लिए रूपरेखा की घोषणा के बाद से स्विट्जरलैंड, चीन, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ने एनएफसीएस लॉन्च किया हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि क्या इससे पहले कोई देश है जिन्होंने लॉन्च किया, तो ये देश है जिन्होंने लॉन्च किया हमसे पहले ही। जिन देशों में एनएफसीएस कार्यान्वयन उन्नत चरण में, उनमें बेनिन हो गया, बुर्किना फासो हो गया, कैमरून, कोटे डी आइवर, गाम्बिया, गिनी, मेडागास्कर, मोल्दोवा, नाइजर, सेनेगल, चाड, टोगो, तंजानिया, वानुअतु और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। यानी यहाँ पे ये अच्छे से काम कर रहा है एनएफसीएस, ये जानकारियां प्रदान कर रहा है लोगों को। हाल ही में पुणे में आयोजित पहली कार्यशाला के साथ भारत, क्यूबा, घाना, लाइबेरिया, मलावी, नाइजीरिया, रवांडा, सियरा लियोन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो ब्राजीविल और इथोपिया के समूह में शामिल हो गए हैं, जहाँ पे एनएफसीएस से संबंधित राष्ट्रीय परामर्श कार्यशालाओं की योजना बनाई जा रही है। यानी कि अभी योजना बनाने वाले देशों में हम शामिल हुए हैं और यहाँ पे ये लोग अच्छे लेवल पे लेके चल रहे हैं और यहाँ पे इन्होंने लागू किया है। हालांकि भारत में एनएफसीएस रखने का विचार 2008 से ही है, लेकिन ये इच्छानुसार आगे नहीं बढ़ पाया था।
2008 से हम इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, लेकिन जैसे होना चाहिए था उस तरीके से काम नहीं हो पा रहे थे, so इसको हम लोग लॉन्च नहीं कर पाए थे। भारत और दुनिया को प्रभावित करने वाली जलवायु संबंधी अनिश्चितताओं और चरम घटनाओं को लगातार बढ़ने के साथ एनएफसीएस का शीघ्र कार्यान्वयन और चरण त्वरण तब संभव होगा जब मिशन मोड में योजना बनाई जाएगी और देश के सर्वोच्च निर्णय लेने वाले कार्यालय द्वारा संचालित किया जाएगा। इस आर्टिकल में बात करने वाले दोस्तों हम एंजल टैक्स के बारे में। तो बस वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एंजल टैक्स क्या है। बाकी उसके अलावा सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसे बताई गई हैं बैकग्राउंड तैयार करने के लिए। जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि अभी हाल ही में क्या हुआ, तो सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इसने अपने अधिकारी को ये निर्देश दिया है कि जिन स्टार्टअप्स को, अब स्टार्टअप्स क्या होते हैं भैया, जो स्टार्टिंग फेज में है, जो कंपनियां हैं जो अपना परियोजना लेके चल रहे हैं, जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वही स्टार्टअप एक तरीके से। तो सीबीडीटी ने अपने अधिकारी को ये कहा कि स्टार्टअप्स जो भी हैं जिनको डीपीआईआईटी के द्वारा मान्यता दी गई है। अब डीपीआईआईटी क्या है इसके बारे में हम आगे अच्छे से जानने वाले हैं, तो अभी आप इतना समझिए कि डीपीआईआईटी के द्वारा जिन भी स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है, आप उनको लेकर के एंजल टैक्स के बारे में जांच ना करें। बस ये हमारे सीबीडीटी के द्वारा अपने अधिकारियों को कहा गया है। तो इसी वजह से आर्टिकल चर्चा में आ गया। अब इस आर्टिकल का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो यही है कि एंजल टैक्स क्या है, उसके बारे में जानना जरूरी है। रही बात चर्चा में कोई, तो वो चीजें यहाँ पे दिखाई गई हैं जो हमने पहले बात की। और बात की जा रही है कि वित्त अधिनियम 2023 से अनिवासी निवेशकों को भी एंजल टैक्स लेवी के दायरे में लाया गया है। देखिए हुआ क्या हुआ, ये था कि जो सीबीडीटी के अधिकारी थे ये लोग एंजल टैक्स के प्रावधानों की जांच कर रहे थे कि आप लोग एंजल टैक्स भर रहे हैं कि नहीं स्टार्टअप वाले। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये लोग बार बार स्टार्टअप के पास जा रहे थे। अब स्टार्टअप वालों को ये लगा यार बार बार आप लोग हमारे पास आओगे, बार बार आप हमसे पूछताछ करोगे तो हम अपना काम कब करेंगे। वैसे ही ये स्टार्टअप यानी अभी शुरुआती फेज में, तो हमें ज्यादा फोकस इसके ऊपर करना पड़ेगा ना कि कानूनी प्रावधानों के ऊपर, तो हम इसी में फंसे रह जाएंगे। फिर बहुत सारे लोग मिले इकट्ठा और ये लोग गए सीबीडीटी के पास, उन्होंने शिकायत की कि भैया देखिए आपके अधिकारी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हमें जबकि डीपीआईआईटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, हमें छूट दी गई इस प्रावधान से, उसके बाद भी लोग हमें परेशान करते हैं। तो फिर सीबीडीटी ने अपने अधिकारियों को कहा कि भैया परेशान ना करो, उनको छोड़ो, जाने दो, जिसको डीपीआईआईटी के द्वारा मान्यता दी गई है उनको आप लोग एंजल टैक्स के प्रावधान की जांच ना करें। ये कहा गया था आपसे सीबीडीटी के द्वारा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि एंजल टैक्स क्या है, स्टार्टअप्स के लिए एंजल टैक्स क्या है। तो देखिए एंजल टैक्स एक प्रकार का आयकर है जो वर्तमान समय 30.6% की दर से लागू है। तो यहाँ पे एक किसके ऊपर लगाया जाता है, जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, ये अभी शेयर मार्केट में लिस्टिंग नहीं हुई है, यानी कि सूचीबद्ध नहीं, गैर सूचीबद्ध है। तो गैर सूचीबद्ध कंपनियों के ऊपर ही एंजल टैक्स लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट ये कि इनके ऊपर क्यों लगाया जाता है भैया, तो इनके ऊपर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये सूचीबद्ध नहीं है, तो इनको जो शेयर मार्केट का टैक्स वो नहीं देना पड़ता है। अब होता क्या है कि इनका एक शेयर, मान लीजिए एक शेयर की कीमत 20 रुपए है। अब ये आप मार्केट में अपना शेयर लाते हैं और इसी को 30 रुपए में बेचते हैं, तो ये 10 रुपए इनका फायदा हो रहा है। और यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी भी नाम की, मान लीजिए ये कंपनी लिस्टिंग है, अब ये 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही बेच सकती है क्योंकि यहाँ पे ये सेबी के साथ पंजीकृत है, ये धोखाधड़ी नहीं कर सकती है। तो जब ये 10 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं इससे, तो ये 10 रुपए का शेयर ही बेच रहे हैं, 10 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो इनको लेवल में लाने के लिए इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जो भी स्टार्टअप होते हैं, जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां होती है, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ताकि ये अब ये क्या होगा, मान लीजिए ये लोग 10 रुपए में शेयर बेच रहे हैं, ये लोग 30 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये 10 रुपए इनका शुद्ध मुनाफा हो गया ना, इनका शेयर ही 10 में बिक रहा है, इनको शुद्ध मुनाफा 10 रुपए का हो रहा है। तो इनके पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा पैसा ना हो जाए, यानी कि जो भी स्टार्टअप्स हैं इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा ना हो जाए, बेहिसाब पैसा ना हो जाए, और मार्केट को एक तरीके से मैनिपुलेट ना करने लग जाए, इसी के लिए एंजल टैक्स लगाया जाता है, इनको रोकने के लिए। यही सारी चीज़ें हैं। अब ये जो बजट आया था 2023-24 वाला, इसमें संशोधन किया गया था आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(7)(b) में संशोधन किया गया। और आपको यहाँ बताया जा रहा है कि जो एंजल टैक्स है इसकी अवधारणा पहली बार वर्ष 2012 में पेश की गई थी। और वही चीज़ यहाँ पे ये बताई गई कि कोई मार्केट को मैनिपुलेट ना करे, जो चीज़ हमने अभी देखी है। और यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो एंजल टैक्स लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है, तो भैया जो आप शेयर एक्स्ट्रा दामों पे बेच रहे हो ना, उसको आपकी आय माना जाता है। यानी ये कहा था कि अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के अंतर्गत इस श्रेणी में रखा गया वित्त मंत्रालय के द्वारा, और इसी के नाते इस पर टैक्स लगता है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, बाकी सारा आप देख ही सकते हैं। नवीनतम संशोधन के साथ सरकार ने इस दायरे में विदेशी निवेशकों को भी लाने का प्रस्ताव शामिल किया था, और अब इनको भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि जो विदेशी निवेशक होते हैं, फॉरेन जो होते हैं ना, एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इनको भी शामिल कर लिया गया। पहले इसमें सिर्फ भारतीय लोग भी शामिल थे और विदेशी निवेशक शामिल नहीं थे। उसके अलावा बात करें डीपीआईआईटी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को एंजल टैक्स लेवी से बाहर रखा गया था। अब यहाँ पे जिसको इसने मान्यता दे दी कि हाँ चलो आप ठीक है स्टार्टअप है, आपको छूट दी जा रही है, तो इनके ऊपर लागू नहीं होगा वो एंजल टैक्स। उसके अलावा बात करते हैं कि सितंबर में वित्त मंत्रालय ने नए एंजल टैक्स तंत्र के तहत स्टार्टअप जैसे गैर सूचीबद्ध कंपनियों में विदेशी और घरेलू निवेशकों के लिए अंतिम मूल्यांकन नियमों को अधिसूचित किया था। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आपके आ रही है, परिवर्तनीय वरीयता शेयर। वरीयता क्या होती है, प्रायोरिटी। और परिवर्तनीय का मतलब क्या है, यानी कि जो वक्त के साथ बदल जाए। तो जैसे ये बॉन्ड होता है एक प्रकार का, अब बॉन्ड में भी देखिए बॉन्ड कई तरीके से होते हैं, तो इसमें से जो परिवर्तनीय है उसका ये मतलब है कि आप
कुछ हद तक पैसा ले सकते हैं और कुछ हद तक कंपनी में शेयर ले सकते हैं, यानी कि वक्त के साथ अगर आप चाहें तो इसको परिवर्तित करा सकते हैं। एक बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड क्या है, एक तरीके से बांध है, मतलब ये समझिए कि अनुबंध होता है कि भैया हाँ ये बॉन्ड है, इसमें ये सारी चीजें लिखी कि आपने इतने में खरीदा था, इतने में बिकेगा, ये सारा करार रहता है, यानी ये सारी चीजें इसमें लिखी रहती हैं, बस वही बॉन्ड है। इसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा था, इसकी कीमत मान लीजिए वर्तमान समय में 1000 रुपये है, क्योंकि कंपनी का शेयर बढ़ गया। अब क्या हो सकता है, आपके पास बॉन्ड है, अब आप या तो बेचिए इस बॉन्ड को और 1000 रुपये ले लीजिए, या फिर आप इसको परिवर्तन करा सकते हैं, इसको बदल सकते हैं किसमें, तो आप 1000 रुपये ना लेकर के आप ये कहिए कि कंपनी में मेरा जितना शेयर बनता है, चाहे वो 1% बनेगा, चाहे 0.1% बनेगा, जो भी बनेगा, मुझे शेयर चाहिए, ना कि मुझे पैसे चाहिए, तो ये परिवर्तनीय बॉन्ड। उसके अलावा बात की जाती है कि निवासी निवेशकों के लिए रियायती नकदी प्रवाह पद्धति के अलावा कर विभाग ने अनिवासी निवेशकों के लिए 5 मूल्यांकन पद्धतियां निर्धारित की हैं। कौन कौन सी, तो तुलनीय कंपनी का अधिक पद्धति, संभाव्यता भारत अपेक्षित वापसी विधि, विकल्प मूल्य निर्धारण अवधि, मील का पत्थर विश्लेषण विधि और प्रतिस्थापन लागत विधि। तो ये 5 विधियां जिनके आधार पर जो विदेशी निवेशक है उनके ऊपर ये लागू किया जाता है, उनके ऊपर ये लागू करके देखा जाता है कि आप लोग एंजल टैक्स देने लायक हैं कि नहीं और कितना एंजल टैक्स देंगे। तो ये सारी विधियां हैं जिसके अनुसार तय किया जाता है। मई में वित्त मंत्रालय ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 21 देशों के निवेशकों को गैर सूचीबद्ध भारतीय स्टार्टअप में अनिवासी निवेश के लिए एंजल टैक्स लगाने से छूट दी थी। और यहाँ पे जो सिंगापुर हो गया, नीदरलैंड हो गया, मॉरिशस जैसे देश, इनको छूट नहीं दी गई है एंजल टैक्स लगाने से, जबकि ये लोग ज़्यादा एफडीआई यहाँ पे देते हैं भारत में, यानी कि ज़्यादा निवेश यहाँ से आता है, जबकि इनको छूट नहीं दी गई है। बाकी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस सहित 21 देशों के जो स्टार्टअप है, निवेशक है, इनको छूट दी गई। तो आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं। अब डीपीआईआईटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, तो मूल रूप से इसको 1995 में स्थापित किया था, लेकिन 2000 में इसका पुनर्गठन किया गया और इसमें किसका विलय किया गया, तो औद्योगिक विकास विभाग का इसमें विलय करके इसको 2000 में पुनर्गठित किया गया था। और जो ये अपने वर्तमान समय रूप में आया है, तो ये आया 27 जनवरी 2019 को। और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भैया ये औद्योगिक नीति के लिए जिम्मेदार है, बाकी ये जो विदेशी निवेश होता है इसके लिए भी यही जिम्मेदार है। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं आपको। अब आपके क्वेश्चन की बारी। अभ्यास प्रश्न, अब इसका आंसर यहाँ पे इसलिए नहीं देगा क्योंकि इसको हमने खुद बनाया, पीवाईक्यू में नहीं आया हुआ है, आपने अभी सुना, अभी पढ़ा है, और फिर आप एक बार पीडीएफ देखेंगे तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। आंसर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर देते ही आप पहले उसी को देखेंगे, आप देखेंगे नहीं, कोशिश ही नहीं करेंगे इसको सॉल्व करने की। तो पहले आप इसको देखिए, एंजल टैक्स को पहली बार 2012 में प्रारंभ किया गया था, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, एंजल टैक्स एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अब यहाँ यहाँ पे खेला है, अब आप लोग इसको समझिए कि क्या खेला है, क्या खेल है, वो सारी चीजें आप देखिएगा, बाकी इसको अटेम्प्ट करिएगा। अगर नहीं अटेम्प्ट होगा या नहीं समझ आता तो बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, हम उसको देख लेंगे, हम उसको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। उसके अलावा इस आर्टिकल में क्या बात की जाती है, तो भैया इंडिया और श्रीलंका के बीच अभी एक यात्री नौका सेवा शुरू हुई है जिसका नाम चिड़िया पानी रखा गया, आप सभी को पता है। अब यहाँ पे चिड़िया पानी का महत्व क्या, जैसे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगी, उसके अलावा आप देखेंगे जो आर्थिक विकास है उसको भी बढ़ावा देगी। अब जैसे मान लीजिए कोई आता है मंदिर देखने के लिए, तो यहाँ पे आसपास होटल लेके रहेगा भी, ऐसा तो है नहीं कि भूखा पेट रहेगा। जब रहेगा होटल लेके तो खाना भी खाएगा, चाय भी पिएगा, कपड़े भी लेगा, या कुछ और जैसे उसको जरूरत होगी तो वो लेगा, सरफ साबुन हो गया, या फिर यादगार के लिए कुछ और चीजें लेगा। तो इस तरीके से इसको बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पे समस्या क्या आ रही है इसमें, तो समस्या ये आ रही है कि पहले तो इसको 10 दिन लगातार चलाने की बात की गई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलाया जाएगा। उसके अलावा जो इसका टिकट है वो भी बहुत महंगा है, उसके अलावा जो टिकटिंग प्रणाली है वो भी बहुत महंगी है, मतलब महंगी नहीं, वहाँ पे बहुत चुनौतियां हैं। उसके अलावा जैसे महिला सुरक्षा की बात करेगा हम, तो उसके ऊपर कौन ध्यान देगा, जहाज में जो अगर मान लीजिए किसी को तैरने नहीं आता, कोई एक्सट्रीम कंडीशन बनती है तो उसके ऊपर कौन ध्यान देगा। इसी तरीके से अगर कोई श्रीलंका में जाता है भारतीय नागरिक, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। श्रीलंका से कोई भारत में आता है तो उस नागरिक की जिम्मेदारी किसकी होगी। ये सारी चीजें यहाँ पे चुनौती निकल करके आ रही हैं। बाकी वही सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी। कहाँ से कहाँ तक शुरू, तो नागपट्टनम से उत्तरी श्रीलंका के जाफना में कांके संथुराई तक ये यात्री नौका चालू होगी। तो कहाँ से, तमिलनाडु के नागपट्टनम से लेकर के उत्तरी श्रीलंका के जाफना तक ये चलेगी। बाकी ये द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, लोगों से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाना, ये सारे फायदे हैं इसके। इसका नाम चिड़िया पानी रखा गया। और ये क्या है, तो हाई स्पीड क्राफ्ट जहाज है। बाकी टिकट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं, टिकट का दाम बताया जा रहा है और कब से शुरू होगा, ये सारी चीजें तो इसको ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे पिछला मार्ग जो था, यानी कि इसके पहले जो हमारे श्रीलंका और इंडिया के बीच नाव चलती थी यात्री वाली, वो कहाँ से कहाँ तक चलती थी, तो इंडो सिलोन एक्सप्रेस या बोट मिल। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं बताना भूल गया कि 40 वर्षों के बाद शुरू है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 40 वर्षों के बाद शुरू है। तो इस वजह से हम पिछले मार्ग के बारे में बात करें कि 40 वर्ष बीच में कहाँ गैप थे, और जो 40 वर्ष पहले चले थे तो कहाँ से कहाँ तक चले थे। तो इंडो सिलोन एक्सप्रेस या बोट मेल 1900 की शुरुआत से 1982 तक थूथुकुंडी बंदरगाह के माध्यम से चेन्नई और कोलंबो के बीच चलती थी। हालांकि श्रीलंका में गिरफ्त के कारण इसको बंद कर दिया गया था। फिर एक सेवा और थी, ये धनुषकोडी से तलाई मन्नार तक चलती थी। बाकी यहाँ पे ये बताया कि भाप से चलने वाली ट्रेन थी और ये सारी चीजें थी, उनमें 2 घंटे लगते थे समय। पुनः आरंभ करने का प्रयास किया गया। इसको खासकर 2009 में हम लोगों ने युद्ध समाप्त होने के बाद फिर से कोशिश की थी, पर 2011 में इसको हस्ताक्षर तो किया था, लेकिन इस तरीके से काम नहीं हो पा रहा था जिस तरीके से काम होना चाहिए था। क्योंकि आप देखेंगे धीरे धीरे श्रीलंका चाइना के प्रभाव में आ गया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर गया है, और अभी भी समस्या है क्योंकि श्रीलंका चाइना के प्रभाव में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी।
बाकी यहाँ पे इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है, तो तटीय क्षेत्रों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, जो हमने शुरू में बात की है, क्षेत्रीय वाणिज्य और व्यापार को बढ़ावा देगी। और इसके अलावा जो तमिलनाडु राज्य सरकार है, यहाँ पे भी आप देखेंगे जो तमिलनाडु के लोग हैं इनको रोजगार में वृद्धि होगी, क्योंकि भैया कोई आ रहा है पर्यटन करने तो कोई होटल खोल के बैठ गया। जैसे आप देखेंगे जहाँ भी धार्मिक स्थान वहाँ पे होटल बहुत अच्छे अच्छे खुल रहे हैं, तो ये एक तरीके से रोजगार की बात हो जा रही है। और फिर यहाँ पे जैसे टूरिस्ट गाइड हो गए और यहाँ पे स्थानीय लोग हो गए जो ये बताएंगे कि मंदिर कितनी पुरानी है, कैसे बनी थी, कौन से राजा ने बनवाया था, क्या चीज़ थी, कैसे थी, तो वो भी एक तरीके से रोजगार का काम करेगी। ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा चुनौतियाँ अगर हम देखना चाहें तो भैया चुनौतियाँ ये रही, प्रारंभिक चुनौतियाँ वही कैसे संचालित होगी, कैसे किया जाएगा, और फिर यहाँ पे मनमानी ना चले। और समुद्र में जा रहे हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, किसी की जान ना जाए। कोई मान लीजिए ये जो मानसून है उसको भी देखने को दिक्कत मिलती है, कभी मानसून ऐसे रहता है, कभी वैसे रहता है, कभी एल नीनो बन रहा है, कभी ला नीना बन रहा है। बाकी समुद्र में तूफान आता है, चक्रवात आ जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, कैसे उसको बचाया जाएगा, कैसे रेस्क्यू किया जाएगा। और जो श्रीलंका में जाके रह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सारी चुनौतियां हैं। अब ये रहा आपका क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा चिड़िया पानी क्या है, इसको आप अटेम्प्ट करिएगा। वैसे तो इसको आप तुरंत अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन अब ये 4 महीने बाद जब आपके सामने आएगा तो आपको लगेगा यार चिड़िया पानी 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 क्या हो सकता है, जल स्रोत हो सकता है क्या, मछली भी तो पानी में ही रहती है। अब आपका नाम, आपके जो दिमाग है वो यहाँ पे कम ही जाएगा। फिर ये हो सकता है कि यार इस तरीके की रैंसम वेयर भी बनाई जाती है, जैसे अकीरा के नाम पे बनाया गया था, तो कहीं ये रैंसम वेयर तो नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये एक शॉर्ट में दोस्तों बात की जाती है कि हमारे वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण रमण जी के द्वारा नई दिल्ली में आर्थिक विकास संस्थान द्वारा आयोजित कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव 2023 में नेविगेटिंग ए वर्ल्ड ऑन फायर विषय पर उद्घाटन किया गया एक आयोजन का। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना सिर्फ इतना कि कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है, नई दिल्ली में। कौन सी चीज है ये, तो कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव 2023, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में। किसने किया उद्घाटन, तो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया है। बाकी ये सारी चीजें तो G20 से रिलेटेड है, उसके बारे में बात की गई। फिर यहाँ पे ये एक शॉर्ट न्यूज है, इसके बारे में ये बात की जा रही है कि 2 किलोवाट का डीजी पोर्टेबल चार्जर लॉन्च किया गया। अब पोर्टेबल चार्जर है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देगा, इससे सॉरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने में आसानी मिलेगी। कि पोर्टेबल चार्जर का मतलब ये है कि हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर के इसको कैरी कर सकते हैं। अब पहले क्या था, जैसे आप देखिए पेट्रोल भराने के लिए हमें पेट्रोल पंप पे रुकना पड़ता है, इसी तरीके से हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए स्टेशन पे रुकना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक स्टेशन पे, जो वहाँ पे चार्जिंग स्टेशन वहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन जब ये पोर्टेबल बन गया, आप यहाँ पे फोटो देख सकते हैं, अब ये पोर्टेबल तो हम इसको लेकर के घूम सकते हैं, कार में पीछे रख लिया और घूम रहे हैं। अब मान लीजिए कहीं हम चाय पानी करने के लिए रुकते हैं रेस्टोरेंट पे, यहाँ पे कार खड़ी है, अब हमने कार में इसको चार्जिंग में लगा दिया, भाई चार्ज भी हो रहा है, हम नाश्ता पानी भी कर रहे हैं, रिलैक्स भी हो रहे हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देगा ये। बाकी उसके बारे में अगर देखना चाहें तो ये बात कहते हैं कि आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित किया गया है और यहीं पे लगाए भी गए। तो आप इसके बारे में अन्य जानकारी देखना चाहें, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट विषय के लिए है नहीं। हाँ, लेकिन अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने में कौन कौन से कदम उठाए गए। तो अब आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं कि 2 किलोवाट का डीजी पोर्टेबल चार्जर भी लॉन्च किया गया है, इसको भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हैं। अगली शॉर्ट न्यूज है, एक प्रोजेक्ट था प्रोजेक्ट 15B, इसके तहत हमें स्वदेशी विध्वंसक जहाज का निर्माण करना था। तो उसी के तहत तीसरा जहाज अभी भारतीय नौसेना को मिल चुका है, इसका नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम रखा गया इम्फाल। बाकी के दो कौन थे, तो एक था विशाखापट्टनम, दूसरा था मोरमुआ गांव। तो ये दो मिल चुके थे पहले, अब ये तीसरा मिला इम्फाल, इस वजह से चर्चा में है। इम्फाल के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई, 12,706 इसका नाम रखा गया है। और किसने बनाया, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। ये 20 अक्टूबर 2023 को भारतीय सेना को सौंपा गया है। 15A प्रोजेक्ट का ये उत्तरवर्ती है, यानी कि इसका स्थान ले रहा है 15B। अब ये 15 है तो 15B आएगा इसके बाद, सीधा डी तो आएगा नहीं। बाकी इसके पहले के दो जहाज थे विशाखापट्टनम और मोरमुआ गांव, और तीसरा हो गया इम्फाल। तो आपको याद रखना कि इम्फाल क्या है। अब इम्फाल राजधानी भी है, कौन से राज्य की राजधानी है आप लोग को पता है? अगर आप लोग को पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ना यार अपने देश के बारे में कि इम्फाल कौन से राज्य की राजधानी है। मेरे मुंह से निकल जा रहा था कौन से देश की राजधानी है। विध्वंसक जहाज इम्फाल को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है और मुंबई स्थित मेसर्स मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। बाकी यहाँ पे ये सारी चीजें बता रहे कि 7400 टन का है और इसकी कुल लंबाई 164 मीटर है। तो ये इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। इसकी स्पीड 30 समुद्री मील या 56 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे स्वदेशी चीज़ों का प्रयोग किया गया और इसमें क्या क्या रखा गया है, तो आप देख सकते हैं कि बात की जा रही है स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मध्यम दूरी से की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, जैसे कि BEL बेंगलोर, उसके अलावा ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, ब्रह्मोस एरोस्पेस नई दिल्ली द्वारा विकसित, स्वदेशी टॉर्पीडो ट्यूबर लॉन्चर लार्सन एंड टुब्रो मुंबई द्वारा बनाए गए, पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, ये सारी चीज़ें इसमें रखी गई हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हम लोग सामने वाले को मार गिराएं, हमें कोई टेंशन ना रहे। बाकी यहाँ पे बात की जा रही है इंडियन नेवी की एक एक्सरसाइज के बारे में, इसका नाम है मिलान और ये बहुपक्षीय एक्सरसाइज है और ये प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित होती है। इस बार ये आप देख सकते हैं कि 19 से 27 फरवरी 2024 तक विशाखापट्टनम में आयोजित होने वाली है। 2024 का करंट अफेयर फरवरी का मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, देख लीजिए कितना आगे हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है। बाकी सारी चीजें तो द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, 1995 में इसको भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया था।
लुक ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप है ये, और ये लुक ईस्ट को क्या बदल दिया गया, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया इसको, पहले ये लुक ईस्ट पॉलिसी था। 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो 22 का आयोजन जो था वो 25 फरवरी से 4 मार्च 2022 तक विशाखापत्तनम में और इसके बाहर भी किया गया था। इसमें 39 देशों ने भाग लिया था, और 2024 में फिर किया जा रहा है, क्योंकि 2 वार्षिक 2023 में नहीं किया गया था। बाकी यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे इसमें कौन कौन से शामिल होंगे, तो युद्धाभ्यास हो गया, उन्नत वायु रक्षा संचालन हो गया, पनडुब्बी विरोधी युद्ध हो गया, और सतह विरोधी युद्ध संचालन शामिल हो गया। सारी चीजें इसमें शामिल होंगी। अभी हमारे रक्षा मंत्री जी ने क्या किया है, तो जो भारत की समृद्ध सैन्य संस्कृति है, इसके समारोह का उद्घाटन किया, और ये अपने प्रकार में पहला है, प्रथम सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन किया, तो इस वजह से चर्चा में आ गया है। और जहाँ भी पहला पहले प्रथम पहली ये सब लग जाता है, वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या करने वाले हैं, तो जैसे इसका उद्देश्य बातचीत हो गया, कला, नृत्य, नाटक, गाथाओं और प्रदर्शनियों के माध्यम से सदियों से विकसित भारत की समृद्ध सैन्य संस्कृति और विरासत का उत्सव मनाना है इसका उद्देश्य। इसमें प्रख्यात विद्वान हो गए, अभ्यासकर्ता हो गए, सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों अधिकारी, ये सब सारे लोग इसमें शामिल होंगे, ताकि इसको और अच्छे से लेकर चला जा सके। और इसी के तहत एक और प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया गया, और प्रोजेक्ट उद्भव के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे तो प्रोजेक्ट उद्भव भी आ चुका है। तो प्रोजेक्ट उद्भव क्या है, इसका अर्थ होता है उत्पत्ति, उद्भव का मतलब उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे किसके लिए लॉन्च किया गया, तो जो हमारे प्राचीन ग्रंथ है उनसे हम सीख लेकर के हमारी सेना को एडवांस लेवल पर ले जाएं। जैसे आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, और यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट अशोक हो गए, शिवाजी हो गए, उसके अलावा लचित बोरफुकन हो गए। तो इन लोगों से हम लोग सीख लेकर के आगे बढ़ेंगे अपने जो सैन्य कूटनीति उसमें। तो यही प्रोजेक्ट उद्भव है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग अगर देखना चाहते हैं, आप लोग को रिवीजन करना है, तो पीडीएफ के माध्यम से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। बाकी हमने इसके बारे में पहले से डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात की जा रही है कि उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में, कहाँ पे, तो नई दिल्ली में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में रोरिंग रिवाइवल, टाइगर्स ऑफ इंडिया, चारकोल स्केच एवं वाटर कलर फ्लोरल्स की एक प्रदर्शनी शीर्षक से एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। प्रसिद्ध कलाकार, ये किसके लिए था, तो सुश्री चारुमती निर्वाण की 5वीं ऐसी प्रदर्शनी है, जिसका उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो अब आप इसको अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स में तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन थी, तो सुश्री चारुमती, इनको किस लिए याद किया था, तो वन्य जीव संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इनको याद किया जाता है। बाकी अगली न्यूज भैया, संयुक्त राष्ट्र विश्व, एक सेकंड यार, हाँ ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा गुजरात के कच्छ जिले के धोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। तो आपसे कभी पूछा जाए कि वर्तमान में हाल ही में किसको सबसे अच्छा पर्यटन गांव घोषित किया गया, तो यह है भैया धोरडो गांव। कहाँ के हैं, गुजरात के कच्छ के हैं। ठीक है, यह सम्मेलन न केवल भारतीय पर्यटन की संभावना बल्कि विशेष रूप से कच्छ के लोगों को समर्पण के भी दर्शाता है। तो ये कच्छ का है, गुजरात का। आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में अभी हाल ही में जारी यूएनडब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा गांव है जो सबसे अच्छा पर्यटन का अनुकूल माना गया, तो वो धोरडो गांव है, गुजरात का। उसके अलावा ये भी एक बात कह रहा है कि उद्योग निकाय वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत में वस्त्र के भविष्य पर फोकस की मेजबानी करेंगे। तो ये भारत टेक्स 2024 का, टेक्स का मतलब टेक्सटाइल से है, यानी कि कपड़ा उद्योग जो है उससे लिया जा रहा है। तो आप इसके बारे में जानकारी देखिए। और बोलते बोलते मैं थक चुका हूँ लगातार बोल लो, बीच में एक बार वीडियो डिस्टर्ब हो गई थी, तो बोलते बोलते मैं थक चुका हूँ भैया। आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना यार, माफ करना। देखिए, भारत टेक्स 2024 का कार्यक्रम 26 से 29 जनवरी 2000 सॉरी 26 से 29 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। इसमें 40 से अधिक देशों के प्रदर्शक और खरीदार शामिल होंगे, और ये अभी तक का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है टेक्सटाइल क्षेत्र में। बाकी ये सारे जानकारी दिए गए भैया, माफ करना, बोलते बोलते थक चुका हूँ मैं। ये कस्तूरी कॉटन भारत वेबसाइट भी लॉन्च की गई केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा। तो बाकी आप सारी जानकारी यहाँ से ये रही आपके वेबसाइट, अगर किसी को जाके देखना तो देख सकते हैं। ये टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़े दोनों आर्टिकल थे, इसलिए मैंने इसको एक साथ रखा है, दोनों आर्टिकल को, यानी कि वस्त्र से जुड़े उद्योग के बारे में बात कर रहे थे। उम्मीद है दोस्तों आज का लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग का अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, यही बोलते हैं ना हाँ यही बोलते हैं, ठीक है। और फिर जो हमने पहल शुरू की आप लोग को आर्टिकल भेजने वाली टेलीग्राम पे, वो कैसे लगा आपको पहल, और फिर जो एमसीक्यू शामिल करना और मेंस के लिए आंसर राइटिंग शामिल करना हमने जो शुरू किया, वो कैसे लग रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी पहल सही है, कौन सी खराब है। जो आप लोग को अच्छी नहीं लगी उसको बंद कर दें, क्योंकि अंततः आप लोग के फायदे के लिए शुरू की गई, उसमें मेरा कोई वो नहीं है। बाकी आप लोग अपना सुझाव, शिकायत कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का मन नहीं करता, आपको भय या डर है कि कोई और ना पढ़ ले, तो ये रही ईमेल आईडी, यहाँ पे भी भेज सकते हैं। ईमेल आईडी नहीं बदली है, बस चैनल का नाम बदला है, ईमेल आईडी यही है। तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे भी कोई सुझाव हो, शिकायत हो, समस्या हो, तो यहाँ पे बता सकते हैं। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और अगर जो पहल शुरू की है उसके बारे में भी आप लोग बताना चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे ही जो मैसेज किया जाता है ना, उसमें रिएक्ट करने का ऑप्शन आप लोग के लिए ओपन रखा गया है। अगर आप लोग को लगता है कि ये पहल अच्छी नहीं, तो वहाँ पे आप
ये जो अंगूठा नीचे करता है, क्या बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलते हो, तो उसको आप दबा करके डिसलाइक डिसलाइक कर दीजिए। और फिर अगर आप लोग को लगता है कि लाइक कर सकते हैं तो भैया, अगर आप लोग को लगता है पहले अच्छे तो लाइक करिए, या फिर हार्ट बेचने का ऑप्शन भी आता है दिल, तो भी कैसे बना है, तो भी आप बेच सकते हैं, ठीक है। और मंडे से यानी कि कल से आप लोग अपनी कमर कस लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करना है। हम करंट प्लस स्टैटिक दोनों इस तरीके से कवर करेंगे ना कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़े। और आप लोग के रिवीजन के लिए भी हम जल्दी ही एक पहल शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में बताएंगे नहीं, सीधे शुरू करेंगे। तो अभी हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते क्योंकि इधर मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। 28 तारीख तक, 28 तारीख के बाद मैं फ्री हूँ, तो फिर हम उसको भी शुरू करेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो, कुछ एमसीक्यू के माध्यम से हो जाए, कुछ टॉपिक ऐसे बता के माध्यम मतलब एक्सप्लेन करने के माध्यम से हो जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको वो पहल भी पसंद आएगी। पहले जो चल रहा है उसके बारे में बताइए। थैंक यू, यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर।